नमस्कार, न्यूज़@1 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आपको बता दें, आज संभल के अंदर एक बार फिर से एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। कल से एएसआई वहां पर सर्वे कर रही है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वहां पर सर्वे किया जा रहा है। आज पूरे देश की नजरें संभल पर बनी हुई हैं, क्योंकि संभल का वो दिन 19 नवंबर का, जिस दिन वहां पर पहली बार मंदिर मस्जिद में सर्वे हुआ था और मंदिर होने का दावा किया था। उसके बाद 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे हुआ और वहां पर एक जबरदस्त हिंसा हुई, बड़ी हिंसा हुई, जिसके बाद ये पूरा मामला देश दुनिया में चलता रहा, सियासत भी जमकर हुई। अब जब दूसरा एक मंदिर संभल के अंदर ही मस्जिद के साथ में दूसरा मंदिर मिलने का दावा किया गया, उस मंदिर में पूजा पाठ हुआ और उसके बाद प्रशासन ने एएसआई को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप सर्वे कीजिए। और आज फिलहाल सर्वे हो रहा है। संभल में एएसआई टीम ने सर्वे किया है। आपको बताना चाहेंगे, ये एएसआई टीम ने कल की विष्णु मंदिर का सर्वे किया है और भी कई जगहों का सर्वे की टीम से हुआ है। कृष्णकूप का भी उन्होंने निरीक्षण किया। लगातार दूसरे दिन भी एएसआई टीम सर्वे कर रही है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है और उनके साथ एसडीएम और साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। उनके मौजूदगी में यह सर्वे हो रहा है और एएसआई की सर्वे होने के बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे और उस सर्वे में क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले आप तस्वीरें देख लीजिएगा। जो कुएं वहां पर मिले थे, उन कुओं का भी सर्वे किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, उनको फोटोज लिए जा रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है कि आखिर पूरा मामला क्या है। यहाँ पर जो मूर्तियां मिली हुई थी, वो मूर्तियां कहां से गई, कितनी पुरानी है, क्या पूरा मामला है, क्योंकि एएसआई के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। एएसआई इस पूरे मामले को देखती है, गंभीरता से नजर आता है और उसके बाद रिपोर्ट अपनी जो है वो प्रशासन को सौंपने वाली है। तो आज दूसरा दिन है। कल, क्योंकि कल दोपहर के बाद वहां पर एएसआई ने सर्वे शुरू किया था। 46 साल के बाद जो मंदिर मिला था, उस मंदिर के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। लेकिन उसके साथ साथ अब संभल के अंदर कई जगहों पर यह सर्वे हो रहा है। आपको बता दूं, मैं एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को 5 तीर्थों और 19 कुओं का निरीक्षण किया था। कल के दिन बता रहा हूं, सर्वेक्षण 8 से 10 घंटे चला था। जो प्राचीन मंदिर खुला था उसका भी सर्वे किया गया था कल के दिन में। जिला प्रशासन को एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि एएसआई की टीम प्राचीन मंदिर से जुड़ी कुछ मूर्तियां भी अपने साथ लेकर चली गई हैं। जो मूर्तियां वहां पर छोटी छोटी मूर्तियां मिली थी, वो भी लेकर साथ चले गई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मुस्लिम बाहुल इलाके में सनातन के ये जो लगातार सबूत मिल रहे हैं, आखिर ये किस तरह से आगे आने वाले समय में इसका क्या पूरा संदेश होगा, क्या संकेत होगा, क्या दिशा दशा होगी, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। अभी भी लगातार हो रहा है। संभल में आज भी लगातार दूसरे दिन सर्वे किया जा रहा है। शनिवार को भी, यानी आज के दिन सुबह से एएसआई की टीम संभल के कल की विष्णु मंदिर पहुंची, वहां पर सर्वे किया और अब यहां पर एएसआई की टीम सर्वे का काम जो है वो लगातार कर रही है। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। कौन सा कूप आई थी कृष्ण जी, कौन से कूप पर पहुंची थी टीम अभी ये मंदिर? ये कृष्ण कूप। कृष्ण कूप। कल की मंदिर को भी देखा यहाँ पर? हाँ, कल के मंदिर भी दर्शन किया उन्होंने। कितनी देर रही टीम यहाँ? लगभग 15 मिनट के आसपास चली गई टीम अभी? हाँ, कहीं और भी जाएगी टीम क्या? अभी इसकी जानकारी नहीं। तो आपने सुना वहां पर ये एसडीएम ने क्या कहा, क्योंकि ये जब सर्वे हो रहा था तो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी उनके साथ में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे की टीम वहां पर पहुंची और विभिन्न प्रकार के वहां से सैंपल लिए गए हैं। अलग अलग जगहों से वो सर्वे के बाद सैंपल लिए गए हैं और कुछ तस्वीरें भी इन्होंने अपने कैमरे में, अपने फोन में कैद की हैं, जिससे ये पता लग पाएगा कि आखिर ये कितने पुराने मंदिर हैं। ये जो चित्र वहां पर बने हुए हैं या चित्र जो नजर आ रहे हैं वो कितने पुराने हैं, इनका क्या अभिप्राय है, आने वाले समय में ये क्या दर्शाया जा सकता है, ये तमाम चीजें इस सर्वे के बाद ही निकल कर आएंगी। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि इस सर्वे के दौरान में हमने किसी भी मस्जिद या मंदिर, किसी भी मस्जिद का सर्वे या किसी भी दरगाह का सर्वे नहीं किया है। मात्र जो मंदिर अभी अभी मिला है उस मंदिर का सर्वे हुआ है और जो बाकी अन्य मंदिर वहां पर है, यानी कल की विष्णु मंदिर है, उसका भी सर्वे किया गया है। तो आपको बता दें, 6 साल बाद
एक और मंदिर खोला गया है, उसका भी सर्वे किया गया है और कई जगहों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि क्या एएसआई सर्वे से कई सारे राज खुलेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जगह समझाना चाहेंगे कि कहां कहां सर्वे हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, महत्वपूर्ण जगहों का सर्वे हो रहा है, महत्वपूर्ण जगहों का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन से हैं, भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। उसके अलावा प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर भी इसमें शामिल है जहां पर सर्वे हुआ है और 19 कूपों का निरीक्षण भी सर्वे की टीम द्वारा किया गया है, यानी एएसआई की तरफ से किया गया है। तो देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और भी कुछ जगहें हैं जहां पर सर्वे किया जा रहा है। अभी कल से सर्वे हो रहा है क्योंकि कल वहां पर एएसआई की टीम जब पहुंची, सर्वे शुरू किया, अब लगातार वहां पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ये देखिए अब चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वहां पर भी सर्वे हुआ है, अमृत कूप और कूप मंदिर भी इसमें शामिल है जहां पर सर्वे हो रहा है। यानी तीर्थ का जो सर्वे हो रहा है, इन कूप तीर्थों का सर्वे हो रहा है, वहां पर लगातार किया जा रहा है और सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अशोक कूप स्थित मोहल्ला हल्लू सराय भी इसमें शामिल है। यह भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, वहां पर भी सर्वे हुआ है। और भी कई सारी जगहें हैं जहां पर एएसआई की टीम पहुंची, उन्होंने सैंपल उठाए और सैंपल जो है वो अपने पास लिए हैं। आपको बता दूं सप्त सागर कूप स्थित सर्वलेश्वर मंदिर मोहल्ला कोट पूर्वी में भी सर्वे किया गया है। ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर सर्वे जो है वो किया जा रहा है। इन कूप तीर्थ स्थलों का सर्वे वहां पर लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ और भी बड़ी जगहें हैं। देखिए बलिकूप, ऊंचे वाली गली, वहां पर भी एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। सर्वे ऑफ इंडिया जो टीम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो भी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी वहां पर सर्वे किया है। ये भी एक जगह इसमें शामिल है, बलिकूप और कूचे वाली गली। और इसके साथ साथ और भी अन्य जगहें हैं जहां पर सर्वे का काम जारी है। और मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि क्या ये सर्वे कई सारे राज संभल से खोलेंगे। देखिए एक और जगह है धर्मकूप स्थित हयात नगर, ये भी एक जगह है जहां पर सर्वे हो रहा है। उसके साथ साथ ऋषिकेश कूप स्थित शिव मंदिर भी इसमें शामिल है। परासर कूप स्थित कल्की मंदिर के पास मोहल्ला कोट पूर्वी भी इसमें शामिल है। उसके बाद अर्कमोचन कूप स्थित संभल कोतवाली के सामने मोहल्ला ठेर में भी जो है वो कहीं ना कहीं सर्वे हुआ है। ये तमाम ऐसी जगहें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्वे हो रहा है। और इसके साथ और कौन कौन सी जगहें हैं, देखिए धरणी बारह कूप स्थित जामा मस्जिद चौकी के नीचे मोहल्ला कोट गरवी में भी सर्वे हुआ है। इसके साथ भद्रका आश्रम तीर्थ खोज भदेसरा में भी सर्वे हुआ है, ये भी इसमें शामिल है। कुछ जगहों पर अभी हो भी रहा है और इन जगहों पर हो रहा है। देखिए और भी कई जगहें, चक्रपाणी तीर्थ, गांव जलालपुर, मोहम्मदाबाद, इसमें भी सर्वे हुआ है। यह मुस्लिम बाहुल इलाका है। प्राचीन कूप स्थित एक रात वाली मस्जिद के पास मोहल्ला क्लिनिक में भी सर्वे हुआ है। प्राचीन कूप स्थित जामा मस्जिद परिसर मोहल्ला कोट गरवी संभल में भी सर्वे हुआ है। उसके बाद फिर से आपको और सारी जगहें दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आज जो एएसआई की टीम वहां पर पहुंची है तो कहां कहां पर सर्वे हुआ है। देखिए जरा, प्राचीन कूप स्थित न्यारियों वाली मस्जिद मोहल्ला खग्गू सराय, इसका भी सर्वे वहां पर सर्वेक्षण टीम द्वारा किया गया है। प्राचीन कूप स्थित गद्दियों वाला मोहल्ला कोट पूर्वी, ये जगह भी सर्वे के इसमें शामिल है, ये भी इस लिस्ट में है और वहां का भी सर्वे जो है वो एएसआई की टीम की तरफ से किया गया है। अब देखिए इन कूप तीर्थों का सर्वे है। प्राचीन कूप स्थित सेठों वाली गली और मोहल्ला कोट पूर्वी में भी सर्वे हो रहा है, वहां पर भी सर्वे हुआ है। इसके साथ साथ प्राचीन कूप स्थित एजेंटी चौराहे के पास मोहल्ला डूंगर सराय भी इसमें शामिल है, वहां पर भी सर्वे हो रहा है। ये तमाम ऐसी जगहें हैं संभल के अंदर, मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुस्लिम बाहुल इलाके में सर्वे हो रहा है। प्राचीन मंदिर व कूप स्थित मोहल्ला खगूसराय और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर आर्य कोल्ड स्टोर के पास अजीजपुर में भी सर्वे हो रहा है एएसआई की टीम की तरफ से। प्राचीन कूप स्थित सेठों वाली गली, मोहल्ला कोट पूर्वी, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर आज सुबह से सर्वे हो रहा है। कल शाम वहां पर जो एएसआई की टीम है वो पहुंची थी, कल भी कुछ जगहों का सर्वे हुआ था, आज भी लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें भी हमने आपको जारी की थी और उन तस्वीरों के माध्यम से आपको हमने समझाने की कोशिश की थी कि आखिर किस तरह से एएसआई की टीम वहां पर लगातार डटी हुई है, जमी हुई है। मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहां पर
एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला जिस तरह से एएसआई सर्वे कर रहा है, इसका क्या अभिप्राय है और आने वाले समय में इसका क्या संदेश चले जाता है। देखिए, एक हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा से हैं, और मुस्लिम स्कॉलर से हैं मोहम्मद इलियासी शराफुद्दीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जरा दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस खास विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुरुआत करूंगा सर, इलियासी जी आपसे शुरुआत करूंगा। इलियासी जी, सर्वे हो रहा है संभल के अंदर, शायद आप भी सुबह से पढ़ रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे, बहुत सारी जगहों का सर्वे आज हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मजहबी मुकामात का, रिलीजियस प्लेसेस का सर्वे करके उसकी मार्किंग करके उसकी सिक्योरिटी के लिए और तमाम भारतवासियों की सिक्योरिटी के लिए और आपस में कोई दंगा ना हो, ना इत्तेफाकी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसकी सिक्योरिटी के लिए सर्वे अगर किया जाता है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, ताकि सद्भावना बाकी रहे, शांति उन्नति रहे, भारत विश्व गुरु बने और ये सर्वे का मिसयूज ना हो, लड़ाने झगड़ाने, नारे मारने, एक दूसरे को उकसाने, दंगे कराने और मासूमों की जान लेने के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जाए। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर सर्वे किया जाए कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे क्यों मर रहे, हमारे हॉस्पिटल्स में आग लगने से बच्चे क्यों मर रहे, हमारे पास हिंदुस्तानी बेटियों का बलात्कार बढ़ते क्यों जा रहा, हमारे पास बेरोजगारी क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी लद्दाख जो हमारा सिर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत का सिर है, जिसको बचाने के लिए मेरे पिताजी 71 की जंग में खून पसीना बहाए थे, आर्मी नायक मोहम्मद शरफुद्दीन, तो उसका जो सर काट रहा है चाइना, वो कैसा कट जा रहा है, एक सर्वे होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में हमारे अंदर आ गया, उस पर एक सर्वे होना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, कुरान, हदीस, अभिधम्मा, ललिता विस्तारा, महावास्तु, बाइबल, गुरु ग्रंथ, इन धार्मिक किताबों का भी सर्वे करके पता करना चाहिए हम सबका एक मालिक रब ईश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है, उसकी इलियासी जी, जो संभल के अंदर सर्वे हो रहे हैं, या पिछले कुछ दिनों में मंदिर का मामला था, मंदिर 46 साल के बाद खोला गया, उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़े थे। 46 साल के बाद मंदिर खोला, उसके बाद कुएं खोदे गए, वहां पर कई सारी मूर्तियां मिली। अब ये तमाम चीजें जब इकट्ठा हो रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि एक प्रमाण है, ये कहीं ना कहीं एक ये बताता है कि सनातन धर्म कहीं ना कहीं पहले से ही था और ये चीजें थी वहां पर, लेकिन इन चीजों को दबाया गया, इन चीजों को छुपाने का काम किया गया है। देखिए, राम मंदिर की जगह जब बाद में फैसला होने के बाद मंदिर के हक में, मस्जिद के खिलाफ एक जालिमाना फैसला होने के बाद जब खोदा जा रहा था तो गौतम बुद्ध का स्तंभ निकला था वहां से। तो वो बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि और जरा ज्यादा खोदो तो बुद्धिस्ट मंदिर निकलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, लड़ाई झगड़ा ना हो, फितना फसाद ना हो, और एक बात का खास ख्याल रखें कि धार्मिक किताबों से एक रब मालिक ईश्वर की जो पूजा का हुक्म है उस पर ध्यान दे तो शांति उन्नति रहेगी, तरक्की रहेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं कहना चाहता हूं, आज भारत की जिस पर नजर है, अगर कोई करेगा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान तो जूते मारेगा उसे संविधान, कोई करेगा मस्जिदों का अपमान इलियासी जी तो रहमान उसे भेजेंगे शमशान। इलियासी जी, बिल्कुल भी राजनीतिक विषय पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं, और ना आप कोशिश करिएगा अगले आधे घंटे में राजनीतिक विषय पर जाने की। हम धार्मिक विषय पर आज बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इलियासी जी, धार्मिक हम विषय पर ही आज बातचीत करेंगे तो सही रहेगा। शिशिर जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर जी, आप कितना सहमत है इलियासी जी से जो उन्होंने कहा कि ठीक है सर्वे हो रहे हैं, लेकिन किसी समुदाय को कोई दिक्कत ना हो या दो समुदायों के बीच कोई हिंसा झड़प ना हो जैसे पहले हुआ था, आराम से सर्वे हो, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये हिदायत भी दी है कि अस्पतालों का सर्वे होना चाहिए, स्कूलों का सर्वे होना चाहिए, बाकी अन्य चीजों का भी सर्वे होना चाहिए। यानी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं सरकारों को उन पर भी सर्वे करना चाहिए कि कहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, कहाँ कितने बेड लगे हैं, कहाँ कितनी और बाकी चीजें हैं। शीतल जी, मैं बताना चाहता हूँ, इलियासी जी जो है सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम चैनल बैठ के। जैसे इन्होंने अंबेडकर जी के लिए कहा, संविधान की ये बात करते हैं चैनल पे, और दिन में 5 बार ये संविधान को तोड़ते हैं। ये अपनी नमाज में ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह करके जो पूरा
कॉन्सेप्ट ये लाते हैं उसमें कहते हैं अल्लाह इलियासी के जी को लाइए सिवाय सामने जरा, रामानंद जी बोलिए बोलिए। अल्लाह के सिवाय पूजनीय कोई नहीं है, ये कहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अल्लाह पूजनीय है, लेकिन ये कैसे मान ले कि राम पूजनीय नहीं है? हम कैसे मान ले कृष्ण पूजनीय नहीं है? हम कैसे मान ले कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी पूजनीय नहीं है? हम कैसे मान ले गुरु नानक देव जी पूजनीय नहीं है? तो ये जो संविधान की बात करते हैं, ये झूठ और मक्कार इनके अंदर बैठा हुआ है। ये चैनलों पे कुछ कहते हैं, करते कुछ है। इनसे पूछिए इलियासी जी से कि ये गलत है जो इनकी उपासना के वक्त ये कहते हैं। हम आपको पूजनीय मान रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं पूजनीय नहीं हो सकते। तो ऐसी ये धारणा। अभी ये बलात्कार की बात कर रहे थे, आप देखिए अभी कल की घटना है, परसों की। एक लड़की सनातन धर्म की और सनातन धर्म की लड़की थी, उसको मुसलमान लड़का नाबालिग बच्ची को ले जाता है, स्कूल गई थी, और ले जाके उसको बलात्कार करता, मार देता है। जब वो पुलिस पकड़ती है तो उससे पूछती है कि ठीक है तूने बलात्कार जो किया उसके बाद मार क्यों दिया उसको? तो रोते हुए तो कहती तुम काफिर हो हमारी कुरान के अनुसार है, और काफिरों के साथ ये करना जायज है। तो ऐसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर जिसमें 22 आयतें ऐसी विवादित हो, जिसको लेकर के जो मुकदमा दाखिल हुआ जस्टिस लोहाटी की कोर्ट में, उन्होंने माना ये आयतें बता दी है। अब यहाँ हिंदुस्तान में शांति क्यों है आप समझ लीजिए, क्योंकि जहां पर बहुसंख्यक है वहां पर शांति आपको मिलेगी। जहां ये लोग मिलेंगे, इन्होंने आप देखिए फिलिस्तीन जला रखा है, इन्होंने इजराइल, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह ये आपत्ति तो किए हुए। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, इनको डर लगता है कि टोपी लगाने शैतान ना आ जाए। तो ये शैतान, ये पूरी दुनिया ढूंढ ढूंढ के शैतान खुद है। और शैतान मक्का में ये हजारों साल से पत्थर चला रहे हैं, वही कश्मीर में पत्थर चला रहे, वही संबल में चला रहे। ये शैतान नहीं ढूंढ पाए, समझ नहीं पाए कि शैतान ये स्वयं है। दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, उनके सिंहासन में वो करना। अगर सर्वे करना है तो इनका इलियासी जी जैसे लोगों को करना चाहिए। इनका डीएनए पता है, इनके अंदर जब आप इनका वो डीएनए इनका चेक करेंगे तो राम इनके पूर्वज थे। ठीक है, मैं आता हूं। इनके पूर्वज कोई बाबर, हुमायूं नहीं थे, औरंगजेब नहीं थे। एक तरफ देखिए हमारे आराध्य कौन है? राम। राम जी के जो सगे भाई थे भरत जी, उन्होंने उनका खड़ाऊ रख के सिंहासन चलाया, त्याग किया। इनके ठीक है आता हूं आपके पास, लौटता हूं वापस। एक सेकंड, एक लाइन पर जी बोलिए। औरंगजेब इनके आदर्श है। औरंगजेब ने अपने भाइयों को कटवा के गद्दी हासिल की, अपने बाप को जेल में डाल दिया, ये इनके आदर्श है। तो ये कहां से ये तहजीब सीखेंगे? अब जहां जहां सर्वे हो रहा है आफत इनके लिए परेशानी है, तो ये खिसियानी हंसी हंसते रहे। लेकिन इनके लिए बाबा जी की सरकार, मोदी जी की सरकार एकदम सही तरीके से इलाज कर रही है। अब ये इनके लिए किन के लिए शिशिर जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, इनके लिए किन के लिए जरा ये बताइएगा ना। सबका साथ सबका विकास को जो नारा सरकार की तरफ से दिया गया है, क्या वो सबके लिए नहीं है? कौन लोग हैं जिनके लिए आप ये कह रहे हैं कि इनके लिए योगी जी और मोदी जी काफी हैं? जो हमारे मूर्ति को तोड़ते हैं, ओके, जो हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, ओके, जो हमारी मूर्तियों को तोड़ के मुगल आक्रांता को जो बादशाह बताते हैं, वो अपने सिंहासन के नीचे दफनाते हैं। आज दुनिया में उनकी हालत ये हो गई है कि इनके धार्मिक स्थल को चीन ने, अभी ये चीन की बात कर रहे थे, चलिए इलियासी जी से जवाब ले लेता हूं। इन्होंने सुलभ शौचालय बना दिया वहां पर। ओके सर, लेकिन इनकी हैसियत रही है, दुनिया के पूरी दुनिया का मुसलमान कुरान पढ़ता है, लेकिन 56 इस्लाम इनकी हैसियत रही चीन के खिलाफ बोल सके। ठीक है, ओके चैनल पे बैठ के चीन की बात करते हैं। ठीक है इलियासी जी से मैं तुरंत जवाब देता हूं। जो है तो हमें भी आनंद आता है कि एक जोकर बैठ के यहाँ जैसे हंसता है तो मुझे आनंद आता है। चलिए ठीक है इलियासी जी, ये अपना अपना अंदाज है, कौन किस अंदाज में डिबेट में बैठ रहा है, कौन अपनी हंसी उठाता है। लेकिन किसी के धर्म का मजाक और किसी का मजाक उठाना या उड़ाना, मजाक ये बन गए। नहीं
शिशिर जी, मैं पर्सनली किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता, खास तौर पर डिबेट पे, क्योंकि मर्यादा है, कोई डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और उसके तहत मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आप एक लाइन से पूछिए। बिल्कुल पूछूंगा मैं सर। सवाल ये संविधान को 5 बार दिन में तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? ठीक है, मैं ओके सर, ओके शिशिर जी, एक मिनट। पहली बात, ऋग्वेद अगर पढ़ लिया ये चतुर्वेदी तो उसका ब्रह्मसूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में बोलते हैं उसको। ये इलियासी जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। ब्रह्मसूत्र को मोदी, योगी, मोहन भागवत, आरएसएस ये अपनी बातें बताते रहे, यहाँ पे प्रस्तुत में नहीं आए। ये इसीलिए कहते हैं ये मदरसा साहब जो है ये आपको नहीं सुनेंगे, बुलाया आपसे, ये अपनी गाता गाते रहेंगे, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। सच्चाई है कि इनके पास जवाब नहीं है। अभी आप कुछ पूछेंगे तो हंसने लगेंगे। तो ये कौन सी इनकी सोच है, ये नहीं बता पा रहे कि ये कहते कि नहीं 5 बार अल्लाह के सिवाय कोई कुछ नहीं है, कोई के पास जवाब नहीं। सऊदी में आकर ये संगीत टॉयलेट धोते हैं, आकर यहाँ पर टॉयलेट धोते हैं। हमारे पास अरब इमारात में, सऊदी में, कतर में, बहरीन में तमाम संगी आके टॉयलेट वॉश करते हैं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इलियासी जी, आप फिर उस भाषा पर आ चुके हैं जो अमर्यादित है। मर्यादा रखें अपनी मर्यादा में सर। इलियासी नो चाइना ले नहीं शिशिर जी, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए इलियासी जी। अमेरिका को मट्टी चढ़ा दिए, नाटो को मट्टी चढ़ा दिए। एक मिनट इलियासी जी, मर्यादा रखें आप, मर्यादा से बात करें आप, बिल्कुल भी लिमिट क्रॉस नहीं कीजिए आप। नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए आप। इलियासी जी, मेरा सवाल सुनिए आप, सवाल सुनिए सर। इलियासी जी, ठीक है, एक मिनट। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराएं। ये लोग अंग्रेजों ओके। लिंगम पकड़ के झूल रहे थे, इन अंग्रेजों का लिंगम पकड़ के झूल रहे थे। सावरकर इनके पिताजी, हम अंग्रेजों से लड़के भारत को आजाद कराए। थोड़ा असर आ गया सर। नहीं, मैं इजाजत नहीं सर, डाउन कर दीजिए ऑडियो। ये कुछ भी वक्त देते हैं सर टीवी पर आके, ये आपका मंच नहीं है सर। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। टॉयलेट धो रहे यहाँ पर, हैदराबाद में आते उत्तर प्रदेश से टॉयलेट वॉश करते हमारा सर। गिरा दीजिए ऑडियो गिराइए, ये भाषा नहीं चलेगी सर। इस भाषा को बिल्कुल मैं यहाँ पर कबूल नहीं करूंगा सर। सुनिए इलियासी जी, अगर आप सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो आप, ऐसी भाषा नहीं। आपकी ऑडियो बिल्कुल मैं ऊपर नहीं उठाऊंगा सर। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपकी ऑडियो बंद है, आप बोलते जाइए, जो बोलना है बोलते जाइए सर। देखिए ऐसा है शिशिर जी बोलिए। इलियासी जी जो ये बता रहे थे कि टॉयलेट साफ करते ये बता रहे थे, सच्चाई ये है इसके उलट। जो यहाँ से मुसलमान जाते हैं वहां दीनार लेने सऊदी में, वो क्या करते हैं, वहां जाके कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई स्वीपर का काम कर रहा है, कोई पोछा लगाने का काम करता है। और यहाँ तक कि जिस हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो इनको ये नहीं मालूम हैदराबाद तो वो जमीन है जहां पर अपनी छोटी 5 साल 7 साल की बच्चियों को ये सऊदिया के शेखों के पास जाके बेच के आते हैं। तो इनको तो शर्म नहीं आती है इस बात को लेकर कहते हुए। अब ये बेशर्मी की हंसी हंस के जो ये बोल रहे हैं, ना इनके पास तथ्य है, ना कोई आधार है, ना कुछ सबूत है, जो चाहे बोलो। अच्छा, कुछ अगर पढ़े लिखे दीक्षा प्राप्त होते तो इस तरह की भाषा का चैनल पे, जो आपका राष्ट्रीय चैनल है यहाँ से कश्मीर तक फैला हुआ है, उस चैनल पे ना बोलते। तो ये मानसिक गरीबी है इनके अंदर। लेकिन सर शिशिर जी, मेरा पहले भी आपसे अनुरोध था कि मैं किसी भी धर्म को लेकर यहाँ पर उस तरह से आस्था पर चोट या धर्म पर कोई चोट, धर्म पर विशेष टिप्पणी मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी के धर्म पर भी, चाहे वो सनातन हो या इस्लाम धर्म हो, मैं किसी पर भी इस तरह से विशेष टिप्पणी करने के लिए किसी को इजाजत नहीं देता, क्योंकि पूरी भारत की जनता देख रही है और एक संदेश, ठोस संदेश पूरी जनता में जाना चाहिए। मैं जरा आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा, आरोप लगते आ रहे हैं कि यह सिर्फ सियासत चमकाने के लिए किया जा रहा है, हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। यह आरोप जो है लगातार लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आऊंगा आपके पास। बलात्कार करना, बेरोजगार करना, फिर इलियासी जी आपने वही मंच शुरू कर दिया है। के बच्चों के डीएनए में है अंग्रेजों की गुलामी करना, अंग्रेजों के कर दीजिए सर, डाउन कर दीजिए। इनकी भाषा शैली बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगी। रावण के बच्चों के डीएनए में है। कुछ भी बोल देते हैं सर आप। देश को बांट देना,
बोलिए 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 शिशिर जी जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा इलियासी जी के देखिए, पास। हम ये कह रहे हैं, इनको एक लाइन में समझा दीजिए कि देश सनातन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, वो अलग की बात है। अभी आपने एक बयान सुना होगा मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत जी ने कहा कि मस्जिद मस्जिद शिवालय क्यों ढूंढ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं 16,000 मंदिर हमारे जो तोड़े गए, उनको लेने की कानूनी तरीके से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद जो तथाकथित हो गई लखपत टीला, उसकी लड़ाई हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, संबल की जामा मस्जिद हो, या बदायूं की मस्जिद हो, अटाला की मस्जिद हो, ये सारी लड़ाइयां हम लड़ रहे कानूनी तरीके से। हम कह लेकिन रहे सर हैं मोहन भागवत ने पहले भी एक आएगा। बयान दिया था, और कुछ दिन पहले भी शिशिर जी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदू नेता बनते फिर रहे हैं, और उससे पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। सुनिए शिशिर जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। उन्होंने उससे पहले भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई कोई धार्मिक स्थल है तो कोई तो पूजा कर रहा है, किसी की आस्था तो वहां से जुड़ी हुई है। देखिए, अब आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। जी बोलिए। डॉक्टर पराजवे, डॉक्टर सैनी, डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार जी को वीर सावरकर जी ने कहा था आरएसएस को बनाओ, जो हमारा युवा संगठन होगा। हिंदू महासभा ने आरएसएस को बनाया, और आरएसएस के जन्म के वक्त हेडगेवार जी ने क्या कहा था आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान हमारा है, नहीं है किसी के बाप का। ये सबसे आरएसएस पैदा हुई थी, और आज उस आरएसएस को कहां पर ले आए, वो कह रहे वहां नमाज है, कोई बात नहीं। तो हम आरएसएस से नहीं बने, आरएसएस हमसे बनी है। हम उनके जनक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपका मेरे मंदिर को तोड़ेगा, उसको लूटेगा, मूर्तियां तोड़े करे, खंडित करेगा, तो हमारे पास अधिकार है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया नहीं बनेगा, इसका ठेका किसी संगठन के पास नहीं है ना। मैं आपका पॉइंट समझ गया सर, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूं। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेकुलर देश है सर, ये भी आपको समझना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं तो सर, 1991 का वर्कशॉप प्लेसेस जो एक्ट है, उसके अधिनियम का उल्लंघन भी बताया जा रहा है कि ये उल्लंघन किया जा रहा है। 1947 से पहले के बनाए हुए धार्मिक स्थलों को बिल्कुल भी बदलने का इसमें प्रावधान नहीं है। तो मैं जरा वो अलग अलग विषय है, वो अलग विषय है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इलियासी जी काफी देर से चुप है, बोल रहे हैं, लेकिन हमने माइक बंद रखा है। वर्शिप एक्ट पे बता दे, वर्शिप एक्ट एएसआई संरक्षित बिल्डिंग पर एक्ट नहीं काम करता है। ठीक है, ओके। इलियासी जी 1 मिनट आप चुप रहेंगे सर, 1 मिनट मेरा सवाल सुनेंगे। इलियासी जी 1 मिनट मेरा सवाल सुनेंगे। इलियासी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। आप इसको एक मंच समझ बैठे हैं सर, मंच नहीं है ये डिबेट है, आपको सुनना पड़ेगा सर। बोले जा रहे, सुन ही नहीं रहे। इलियासी जी आप सुनिए जरा सर, आप ये क्या कर रहे हैं सर टीवी डिबेट में बैठ के। बेरोजगारी बढ़ाना, हिंदुस्तानी बेटियों का रेप करना, चिन्मयानंद आश्रम में करता है इनका पिताजी, दूसरा पिताजी, ये अंग्रेजों के गुलाम। अरे हलाला क्या है, देश के खिलाफ हलाला क्या है, हलाला क्या है, मौलवियों का मजा बंद हो गया है, हलाला बंद हो गया है। अपनी पत्नी को देश की कमर तोड़ देने वाले लोग, हिंदुओं का जेवर बेचकर घर चलाना पड़ रहा हिंदुओं को, इतनी बुरी तकलीफ में हिंदू आ गया, ऐसी बर्बादी लाने वाले लोग संगी होते हैं। अब मेरा सवाल सुनिए, इलियासी जी आप बिल्कुल भी सही बिहेव नहीं कर रहे सर। आप अपने धर्म को क्या संदेश देने वाले? इलियासी जी सुनिए मेरी बात, महंगाई बढ़ा डाले, बलात्कार बढ़ा दिए। सवाल सुनिए, बड़ा योगदान ये है। मेरा सवाल सुनिए सर, ये आपका रेडियो नहीं है सर, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश दे दे रहे। मेरा सवाल सुनिए आप, सुनिए बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करना। सुनिए सर मेरी बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी झांकी कहीं से निकलती है, मुस्लिम इलाके से निकलती है तो उस पर पथराव होता है, लेकिन उनका जुलूस अगर हमारे समुदाय के सामने से निकलता है, हमारे घरों के सामने से निकलता है तो कुछ नहीं होता। बार बार लगातार मुस्लिम समुदाय पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं सर? ये पत्थरबाजी के आरोप क्यों लग रहे हैं? योगी आदित्यनाथ गोदी मीडिया और ये मोदी की मक्का में भी पत्थर चला रहे हैं, नहीं रोका वो। भागलपुर के फसादात हुए, मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, नहीं रोका उन्हें। हिंदुओं ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों पर हमले किए, योगी आदित्यनाथ खामोश रहा। हिंदुत्व आतंकवादी
आदित्यनाथ खामोश रहा, यानी योगी आदित्यनाथ बर्बादी लाने वाला आदमी है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों पर अटैक कर सकता है, बनने जा रहा है, टेनी शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले दिल्ली आ रहे हैं, चाहे हिंदुओं को मार दे, उनको बलात्कार कर दे, योगी आदित्यनाथ एक्शन नहीं लेगा। 40 करोड़ हिंदुस्तानी बेरोजगारों के योगी आदित्यनाथ का मुंह बंद है। हॉस्पिटल में हिंदू बच्चे जल के मर गए, मुसलमान बचाने के लिए गया वहां पर, योगी आदित्यनाथ का मुंह बंद है। और ये बेशरम इंसान रावण का बच्चा हंस रहा है। हिंदू बेटे मर रहे हैं, ये रावण का बच्चा हंस रहा है। हिंदू बेटियों का बलात्कार होगा, ये रावण का पिल्ला हंस रहा है, आरएसएस वाला। बेरोजगारों की खुदकशी कर रही, रावण का पिल्ला हंस रहा है। इलियासी जी, मुझे लगता है कि अब मैं 2 मिनट भी आपको इस डिबेट में नहीं रखने वाला सर। इलियासी जी, आतंकवादी हंस रहा है। इलियासी जी, मैं आपको 1 मिनट भी और डिबेट में नहीं रखना चाहता। थोड़ी इंसान को ये आप जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल इस डिबेट में कर रहे हैं ना, आप जिस भाषा शैली का इस्तेमाल इस डिबेट में कर रहे हैं सर, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं सर, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप एक भाषा शैली का मर्यादा रखिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए टेलीविजन पर सर। आप जवाब देने वाले बनिए सर, आप अपने समुदाय के लिए जवाब दीजिए सर। आप बताइए कि क्या वाकई में मंदिरों को तोड़ा गया था, मंदिरों को तोड़ा गया था या नहीं? तो अगर नहीं तोड़ा गया था तो भाई मंदिर में मूर्तियां क्यों मिल रही हैं? आसाराम की औलादे हैं, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। जो आके यूएई और हैदराबाद में हमारे पास आके टॉयलेट धोते, उनको चले ठीक है इलियासी जी, नहीं आपकी भाषा शैली मैं बिल्कुल, इनको हटाइए सर, हटाइए इलियासी जी को। नहीं इलियासी जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसी भाषा करेंगे तो मैं दूंगा ही आपको समय सर, और दोबारा डिबेट में नहीं लाऊंगा सर मैं आपको। बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सर। मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। हटाइए इनको पहले हटाइए सर, हटाइए इनको इलियासी जी को हटाइए फटाफट। ये भाषा शैली बिल्कुल भी यहां पर नहीं चलेगी सर। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी धर्म को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी जायज नहीं है, चाहे वो सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो। लेकिन इस तरह की भाषा शैली अगर टेलीविजन पर कोई प्रयोग करता है तो उनको सबक सिखाना भी जरूरी है। शिशिर जी, आखिरी कमेंट है, 10 सेकंड से ज्यादा मेरे पास समय नहीं है जी। हमारा कहना है, जो जिनको आप स्कॉलर के रूप में बैठाते हैं, उनकी भाषा शैली को देखिए, किस तरीके का, ना कोई ज्ञान है, ना कोई आता है, ना कोई पता है। जिस प्रकार से कानूनी तरीके से हम वहां सर्वे हो रहा है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, मोदी जी का, योगी जी का, फिर भी उन्हीं को गाली दिए जा रहे हैं। कर कोई ना है, बोल रहे हिंदू महासभा उनकी लड़ाइयों को लड़ रही है, मुकदमा दाखिल कर रही है, सर्वे करा रही है, सबूत दे रही है, तब मांग रही है। इसमें गलत क्या है? आप भी सबूत दीजिए, अदालत तो आपके लिए बराबरी से खुली हुई है। लेकिन इनको ज्ञान है नहीं, कुछ भी बोलना है, कुछ भी सुनाना है, एंकर की सुनना नहीं है, ये हालात है। तो ऐसे लोगों को बुला के आपके चैनल की प्रतिष्ठा गिरती है। आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है और नेशनल चैनल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, संभल के मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ी बात है कि ये पूरा मामला क्या है। आज फिलहाल एएसआई सर्वे कर रहा है और एएसआई के सर्वे के बाद क्या कुछ राज खुलकर सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले आप चर्चा देख रहे थे हमारी एएसआई के सर्वे को लेकर, क्योंकि एएसआई कल से लगातार संभल के अंदर सर्वे कर रहा है और कई मंदिरों के सैंपल, कई मंदिरों से मूर्तियां उठाकर भी एएसआई की तरफ से ली जा रही हैं, तस्वीरें और बाकी जो अन्य जो प्रक्रिया एएसआई की होती है उस प्रक्रिया को पालन करते हुए उन्होंने वहां का सर्वे किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एएसआई का सर्वे है उसका पूरा जो राज है वो क्या है, उसमें रिपोर्ट क्या बनेगी और रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के सामने जब ये रिपोर्ट पेश होगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा। क्या वाकई में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया है, ऐसी कई सारी मूर्तियां हैं जिनको तोड़ा गया है और जो अब सर्वेज के बाद बाहर निकल कर आ रही हैं। ये तमाम साल इस वक्त सवाल देश के अंदर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतिहास में क्या हुआ है। अब
बयान पर बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस बयान पर बवाल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लगातार बवाल है और उसी बवाल को अब तूल देने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये मामला बढ़ रहा है। धक्का मुक्की का पूरा मामला था और इसी धक्का मुक्की मामले में जांच कार्रवाई भी तेज हो गई है। संसद में धक्का मुक्की मामले में जांच तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच ने एसआईटी की टीम गठित की है और एसआईटी टीम में 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। 7 सदस्यीय एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को जांच करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए थे। सीन रिक्रिएट कर सकती है क्राइम ब्रांच। एसआईटी टीम में 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, 7 सदस्यीय एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। धक्का मुक्की मामले ने फिलहाल रफ्तार पकड़ ली है और इस धक्का मुक्की मामले में अब केस जो है वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंच चुका है। आज सीन रिक्रिएशन भी होना है। राहुल गांधी के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। एक दिन पहले बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए थे। मामले को लेकर फिलहाल सियासी बवाल जारी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ 6 मामलों में 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो सीन रिक्रिएट कर सकती है क्राइम ब्रांच, ये बड़ा सवाल है कि जब सीन रिक्रिएट होगा तो वहां से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर जो है वो तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया, उसके बाद वो गिर गए। लेकिन देखिए, 2 सांसद जो घायल हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया था। उन्हें धक्का देने का ये मामला सामने आया था, उस पर राहुल गांधी को बीजेपी ने निशाना बनाया है। अब ये पूरा मामला काफी आगे बढ़ चुका है। सियासी खेल में ये एक बड़ा खेला बनते हुए नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले को जो है वो क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को देखेगी, इसकी जांच पड़ताल करेगी, इसकी असलियत जानेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या चीजें निकलेंगी, क्या तर्क, क्या आधार होंगे और उसके बाद आने वाले समय में इस पूरे केस में क्या होगा। बाबा साहेब के सम्मान में केजरीवाल की बड़ी घोषणा। ये देखिए, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप सरकार उठाएगी, यानी आम आदमी पार्टी सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के अंदर दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से दोबारा बनती है तो यह अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है। एक राजनीति के एंगल से, राजनीति के दृष्टिकोण से यह घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है। शुरुआत उन्होंने ऑटो वालों से की थी, उसके बाद महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा की थी और अब बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में दलित बच्चों की पढ़ाई के खर्चे को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अगर दिल्ली में आप फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो हम दलित बच्चों की पढ़ाई खुद अपने जिम्मे में लेंगे, खुद अपने हाथ में लेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार कोई ना कोई बड़ा जो ऐलान है या जो बड़ी घोषणा है वो दिल्ली चुनाव में कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संघर्ष करो, संगठित रहो, लेकिन बाबा साहब का सपना कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके 75 साल के बाद भी अगर एक राज्य में और एक सरकार ने और एक नेता ने पूरा किया तो वो सरकार दिल्ली सरकार है और वो नेता अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 10 साल से लगातार अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया, जिन्होंने गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को जेईई और नीट के एग्जाम क्लियर करने का मौका दिया, जिन्होंने दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को विदेश जाके, पेरिस जाके पढ़ने का मौका दिया, फ्रेंच सीखने का मौका दिया, वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आज दिल्ली के बच्चों को शानदार शिक्षा दी है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि बच्चे स्कूलों में तो अच्छी शिक्षा पा लेते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा, एक पिछड़े परिवार का बच्चा स्कूल की शिक्षा पाने के बाद आगे कैसे बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आम इंसान, कोई गरीब इंसान, किसी भी पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति अगर परेशान होता है
तो उस परेशानी का समाधान हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी निकालते हैं। और अब मैं उनको आमंत्रित करती हूं आपके बीच में इसी तरह की एक हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए एक नई और शानदार योजना की घोषणा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी साथ, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अंबेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो एक ही चीज है जो हमारे समाज को एक पीढ़ी के अंदर सबको बराबर खड़ा कर सकती है, और वो है शिक्षा। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा पाने के लिए जितने संघर्ष किए उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जमाने में हम जानते हैं बहुत ज्यादा छुआछूत थी। वो जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी लेके जाते थे। क्लास के बाहर उनको बिठा दिया जाता था, वो टाट पट्टी पे बैठते थे और उनको कहा जाता था अंदर जो टीचर बोल रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, उस आवाज को सुन के तुम पढ़ लेना। ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो बंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की और उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की उन्होंने। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां से उन्होंने पीएचडी की। लेकिन एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी, जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम। लेकिन उसके जवाब आज 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं
तो वो ही वीकनेस को हमारी ताकत में, स्ट्रेंथ में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 200 से अधिक जनजातीय समूह हमारी सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है और 195 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं उसने पूर्वोत्तर को विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य